हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए क्लासेज। उसमें अपन ने मैथ एवं रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस का एक पैटर्न पूरा अपन लेके चलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके और 20 ही नंबर के। मतलब कि सबसे ज़्यादा अपन मैटर देखें तो किसका आ रहा है, जनरल साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो जनरल साइंस में देखो आपसे वो क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। एक तो अपने दैनिक जीवन में जो यूजेज, डेली यूजेज की जो साइंस है उसको ज़्यादा काम में लेगा। जैसे खाने का सोडा हो गया, धोने का, पीने का पानी हो गया, भारी जल हो गया, ठीक है। और जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, फिटकरी का सूत्र हो गया, ऐसे जो दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें हैं उन पे वो ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेगा। दूसरी बात रही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसमें से भी क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बायो से, क्योंकि बायो का रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो अपन अपनी क्लास में पढ़ेंगे। वन लाइनर में क्वेश्चन लेने वाला हूँ। जैसे एक क्वेश्चन होगा उससे क्राइटेरिया कवर करते चलेंगे कि एक क्वेश्चन में जो भी इंक्लूड रहेगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिक्स की। तो पहली जो फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी वो फिजिक्स आधारित होगी। फिर अपन केमिस्ट्री को लेंगे, फिर बायोलॉजी वाला पार्ट करेंगे और उसके बाद में एक सारांश, जो पीछे के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो और जो इन फ्यूचर में आने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन पुटअप करेंगे अपनी क्लासों में। तो अपन सबसे पहले साइंस में फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे वे से स्टडी करना। तो देखो अपन सबसे पहले फिजिक्स को लेंगे, यानी कि PHYSICS। फिजिक्स को क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान। क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। इससे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखो भौतिक विज्ञान से अपन क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। आपको पता भी है इस बात का, क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले, कहा जाता है कि वो एक बगीचे में बैठे थे, तब उनके सर पे एक एप्पल आके गिरा। तो उन्होंने उसी टाइम पे सोचा कि ये जो एप्पल है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा है, ऊपर की साइड क्यों नहीं गया। इस बात को लेके उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद में उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम अपन से क्या बोलता है कि जो पृथ्वी का जो क्राइटेरिया है, मान लो अपनी पृथ्वी है, इसमें कुछ परतें बनी हुई हैं। कुछ निश्चित दूरी तक पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। एक होता है आकर्षण का नियम, एक होता है प्रतिकर्षण का नियम। जैसे आकर्षण का नियम, अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होंगे? आकर्षित होंगे। क्या होंगे? ये आकर्षित होने वाले हैं। प्रतिकर्षण का नियम क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित करेगा और नेगेटिव को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि समान समान क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, और जो विपरीत होंगे वो क्या होंगे? आकर्षित। तो उन्होंने इस रिसर्च करके ये निचोड़ निकाला कि पृथ्वी है ये अपने आप में कैचिंग पावर रखती है, यानी कि इसका आकर्षण का सिद्धांत कार्य करता है। देखो अब मैं इस पे आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि पृथ्वी और या फिर कोई दूसरा, मान लो कोई पिंड है, ऐसे मानो कि पृथ्वी पे दो पिंड है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स, क्योंकि जब ये आकर्षण करेगा तो किसी न किसी वो फोर्स से, जिसे अपन बल बोला जाता है, उसको बल से वो अपनी ओर खींच रही है। तो मानो कि दो पिंड है, किसके? m1 मास के और m2 मास के। दो क्या है? पिंड। इनका ये द्रव्यमान है। तो इन दोनों पिंडों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होने वाला है? m1 इंटू m2 अपॉन इनकी जो रेडियस है, इनके बीच में जो दूरी है उसका होल स्क्वायर। और ये क्या होगा? इसके समानुपाती होगा। यानी कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों के द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान के तो क्या होगा? समानुपाती होगा। और जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगर अपन इसको हटाएं तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है जिसको बोला जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक।
आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि दो पिंड हैं, उनकी यूनिट इतना मास है और उनके बीच की दूरी इतनी है, तो उन पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट कीजिए, जहाँ पे आपको वो गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू देगा। वैसे ही आपके लेवल से बाहर है, वो इतना पूछने वाला नहीं है। साथ ही जो ये न्यूटन है, इसने क्या किया था, गति के 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रथम नियम गति का क्या कहता है कि कोई वस्तु जड़त्व स्थिति में रहेगी। जड़त्व स्थिति का मतलब जो अगर वह गतिशील है तो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, अगर वो एक जगह स्थायी है तो वो अपना स्थायित्व ही लिए रखेगी जब तक अपन उस पर कोई बाह्य फोर्स अलाउ ना कर दें। यानी कि अपन कोई वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, ये इसका ढक्कन है, अगर ये इसके लगा हुआ है, अब ये अपने स्थायित्व अवस्था में है, अगर इस पर कोई फोर्स लगा के इसको यहाँ से अपन नहीं धकेलेंगे तब तक वो अपनी अवस्था में रहने वाला है। और इनमें क्या काम करने वाले हैं, इनमें जो फोर्स काम करेगा, जैसे धरातल पे कौन सा फोर्स काम करेगा, घर्षण बल। आपने सुना होगा कौन सा यूज होता है, घर्षण बल यूज होता है दो पिंडों के बीच में। जैसे कोई गाड़ी है वो समतल पे चलेगी तो घर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और यहीं पे अगर कोई खुदरी सड़क है, ठीक है, जो रोड है अपनी, अगर वो खुदरी है तो घर्षण बल अत्यधिक होगा, गाड़ी को चलने में परेशानी होगी। और अगर समतल वे है तो उस पर चलने में इजी होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, पहला नियम आ गया जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि F इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए, F इक्वल टू एम ए क्या है, मास, उसके वेग में परिवर्तन होगा, वो क्या होने वाला है, त्वरण होने वाला है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड नियम की बात करें तो गति का थर्ड नियम ये बोलता है आपसे, क्या बोलता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बंदूक से चली हुई गोली। देखो, जब अपन बंदूक चलाते हैं, अपन तो नहीं चलाते हैं, जो भी लोग हैं वो बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक की गोली आगे की तरफ जाती है और उनको एक पीछे की तरफ धक्का लगता है, उसको बोला जाता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। और गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो भी किन्होंने दिया था, सर न्यूटन ने ही दिया था। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ग्रही गति की खोज किसने की। देखो, अपने जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें ग्रह भी वैलिड है और उपग्रह भी वैलिड है, ठीक है, इनमें समाये हुए हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो ये क्या है कि इनके कुछ ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में ये प्रॉपर चक्कर लगा रहे हैं। सबको पता है कि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो अपनी ऑर्बिट यानी कि कक्षाओं में निरंतर रेगुलर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, गति कर रहे हैं। इनकी खोज किसने की, तो इनकी खोज की कोपरनिकस ने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो, ग्रही गति का नियम। देखो, खोज तो उसने कर दी कि ऐसे ग्रह होते हैं, ऐसे ऑर्बिट में, ऑर्बिट जो भी होती है, कक्षाएं होती हैं उनकी, उनमें वो गति करते हैं, बट वो गति करने का नियम कौन सा, किस स्पीड से दौड़ रहा है, कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है, वो गति का नियम उनका वो किसने दिया, तो किसने दिया, सर केपलर, जो साइंटिस्ट केपलर है उन्होंने दिया। तो दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ग्रही गति है उसकी खोज किसने की, उसकी खोज कोपरनिकस ने की। और जो गति का नियम दिया, जो वो जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं या फिर जो उनके बीच में डिस्टेंस है, किस स्पीड से, कौन सा फास्ट कम, किस हिसाब से वो दौड़ रहे हैं या फिर गतिमान है, उनका नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। आगे चलो, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। किसने किया, गैलीलियो ने। अब तो बहुत ज़्यादा आ गई है, सूक्ष्मदर्शी आ गई है ना, दूरदर्शी आ गई है। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहाड़ पर चढ़ते समय आगे झुकना पड़ता है, क्यों। देखो, आपसे ऑप्शन में वो ऐसे बोल सकता है कि जब अपन पहाड़ पे चढ़ते हैं तो क्या थोड़े से आगे की तरफ अपन झुक जाते हैं, किस लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अगर अपन आगे झुक जाएंगे तो अपनी बॉडी उसके क्या आ जाएगी,
शेप में आ जाएगी और अपन ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त कर सकेंगे, फिसलने की स्थिति कम हो जाएगी। तो इसमें आपको ऑप्शन दे सकता है वो कि जैसे इसके मैंने इसका आंसर लिखा है स्थायित्व प्राप्त करने, तो आपसे ये पूछ सकता है वो गति बढ़ाने के लिए, गति कम करने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, ऐसे वो 2-4 आपको ऑप्शन देने वाला है। लेकिन आपको ये करना है कि अगर अपन पहाड़ पे चढ़ते या फिर कोई पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, थोड़े से उसकी साइड झुक जाएंगे, जिससे अपन को स्थायित्व प्राप्त होगा, चढ़ने में आसानी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का अधिकतम भार किस में होता है? तो किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा, क्योंकि हवा चलेगी तो उसको धकेलेगी, उस पर फोर्स लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपन किसी दुकानदार के पास जाते हैं उनके पास डिजिटल मीटर होता है, कांटा होता है, उसको डिजिटल होता है आजकल, तो वो हवा से ही 5-10 ग्राम तो यूनिट दिखाता है। समझ रहे हो इस बात को? अगर उसी को निर्वात में रखोगे तो वो क्या वैल्यू पुटअप करके देगा अपन को, आउटपुट में क्या देने वाला है, 0 ग्राम देने वाला है। बल्कि अगर हवा चल रही है तो हवा से वो हिलेगा, क्योंकि हवा उस पर क्या डाल रही है, फोर्स डाल रही है, और फोर्स डालने के कारण क्या हो रहा है, उसमें कंपन आ रहा है और वो हिलने की स्थिति में आ रहा है, वो एक वेट का अनुभव कर रहा है, इसलिए वो अपन को कुछ रिजल्ट आउटपुट में दे रहा है। तो देखो, किसी पिंड का अधिकतम भार किस में होता है, निर्वात में होता है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और देखो, प्रकाश है अपना, उसका सबसे ज़्यादा वेग किस में होता है, तो निर्वात में। याद रखना, किस में, निर्वात में। या फिर आपसे पूछा जा सकता है जो अपना प्रकाश है वो क्या निर्वात में गति कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर ध्वनि है अपनी, ध्वनि वो निर्वात में गतिमान हो सकती है क्या? तो ध्वनि बिना वायु के या फिर निर्वात में गति नहीं कर सकती। अगर किसी रूम में चले जाओ, वहाँ पे गति नहीं है, मतलब कि हवा नहीं है, हवा नहीं होने के कारण अपन को कुछ भी सुनाई देने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, किसी दूसरे अन्य पर्सन को सुन रहा है, तो वो किसके माध्यम से सुन रहा है? वायु में छोटे छोटे कण हैं, वो वायु में कण मौजूद होने की स्थिति में फिजिक्स किस, वो यहाँ से जो मैं आवाज़ निकालूंगा जितनी भी एनर्जी के साथ, वो वहाँ तक पहुँचेगी और उसको सुनाई देने वाला है। देखो, जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे तो अपन को आवाज़ कम सुनाई देने लग जाएगी, और जैसे जैसे अपन पास जाते हैं तो अपन को ज़्यादा सुनाई देने लग जाता है। किसके कारण? ये जो इन्वायरमेंट में जो भी वायु वैलिड है, इसके कारण ये अपन को क्या सुनाई दे रहा है, दूसरी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो मैंने यहाँ से 3 क्वेश्चन बताए कि किसी पिंड का अधिकतम, अगर अपन को उसकी यूनिट, मास यूनिट फाइंड आउट करनी है तो वो निर्वात में। निर्वात का मतलब वहाँ पे प्रकाश हो सकता है, प्रकाश का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन वहाँ पे हवा नहीं होनी चाहिए। जो अपनी हवा है वो क्या, हवा के कारण ध्वनि सुनाई देती है अपन को। अगर किसी रूम में एकदम से निर्वात है तो अपन को उसमें कुछ भी सुनने वाला नहीं है। अगर 2 बंदे, एक ऐसा रूम है उसके अंदर कोई हवा नहीं है, तो अगर एक बोलेगा तो दूसरे को सुनाई नहीं देने वाला। क्वेश्चन आएगा, क्या ध्वनि निर्वात में गतिमान हो सकती है? तो नहीं हो सकती। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे, 6 क्वेश्चन से मैंने आपको 8-10 क्वेश्चन पुटअप करवा दिए हैं। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कैच करने की कोशिश करना, और जो ये अपने क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। अब पढ़ते हैं इनसे कुछ और नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब देखो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस अपन से क्या बोल रहे हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक कलर कौन से होते हैं। तो प्राथमिक कलर वे होते हैं, वे 3 रंग है। कौन सा? लाल, हरा और नीला। ये रंग अन्य किसी रंग की सहायता से नहीं बनाए जा सकते। ध्यान में रखना, यहाँ पे आप नीले की जगह पीला मत कर देना, क्योंकि जब अपन बत्ती पे होते हैं तब अपन को लाल, हरा और क्या, पीला कलर दिखाई देता है। रेड लाइट रुकने के लिए, हरी लाइट किसके लिए होती है? चलने के लिए। और ये पीला
कलर होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है तैयार रहने के लिए, यानी कि चलने के लिए तैयार रहना। तो देखो ये कौन कौन से कलर होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और कौन सा होता है, नीला होता है। ध्यान रखना, इनको बोला जाता है प्राथमिक कलर, क्योंकि इनकी वजह से अगर अपन दूसरे रंग बना रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, द्वितीयक वर्णक या फिर रंग बोला जाता है। ये वे वर्णक हैं, वर्णक नहीं बोल सकते, वर्ण बोल सकता हूँ मैं, रंग बोल सकता हूँ, कि इनको किसी अन्य की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। और इनकी सहायता से अगर अपन कोई और रंग बना रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, द्वितीयक रंग बोला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है। तो देखो किसी के दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जो दर्पण काम में लेता है वो कौन सा होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है। देखो अवतल दर्पण की फेस कैसी होती है, ऐसी होती है, मतलब कि ये अंदर दसा हुआ होता है। अगर इस साइड से आपको दिखाई दे, देखो आपको मैं बताऊं कि अवतल और उत्तल क्या होता है। अवतल दर्पण कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, और उत्तल कैसे होता है, बाहर से उभरा हुआ होता है। ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। अगर इस पर प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये क्या करेगा, इनको फैला देगा, दूर दूर कर देगा, और इस पे आएंगी तो ये क्या करेगा, इनको एक जगह इकट्ठा करेगा। यानी कि अवतल होता है वो सिकुड़ने का काम करता है, और जो उत्तल होता है वो फैलाने का काम करता है। तो दंत चिकित्सक में दांत बहुत छोटा पार्ट है, उसको देखने के लिए वो क्या करता है, अवतल लेंस का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का यूज करता है। लेंस आंखों के लिए काम में लिए जाते हैं। गाड़ियों में पीछे देखने वाला दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, उत्तल। याद रखना, यहाँ पे अवतल है और यहाँ पे उत्तल है। आगे चलो, पेट की जांच में प्रतिबिंब देखा जा सकता है, किसके सिद्धांत पे। देखो क्या होता है, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमारे पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर यहाँ से एक कैमरा डालता है, ठीक है, वो देखता है। तो ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंद्रधनुष, जो अपनी बरसात हो जाती है उसके बाद में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसमें अपन देखते हैं अपने आसमां की तरफ, तो वहाँ पे इंद्रधनुष अपन को 7 कलर में दिखाई देता है। तो वो भी किसके सिद्धांत पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। और जो नमी हो जाती है, आर्द्रता होती है, वो किसके द्वारा मापी जाती है, आर्द्रता मापी के द्वारा। और जो अपना वायुमंडल होता है, इसमें जो प्रेशर होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। ये लिख लेना, मैं जितने भी बातें बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज कर देना और इसको लिख लेना। फिर बरसात आती है तो बरसात में अपन अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या लगाते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो उसको किसकी सहायता से मापा जाता है, रेन गेज की सहायता से मापा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं कि भूकंप किसकी सहायता से मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और भूकंप मापने की जो तीव्रता होता है, भूकंप की जो तीव्रता होती है, उसको किसकी सहायता से मापा जाता है, एक रिएक्टर स्केल होती है, उसकी सहायता से मापा जाता है। आई थिंक आप ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में पुटअप कर लेना। फिर देखो, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव होता है। देखो अपने कई बार देखा होगा कि नल है, उसमें से कोई बूंद गिर रही है नीचे की साइड, तो वो अपन को गोल गोल दिखाई देती है। किसके कारण, पृष्ठीय तनाव, यानी कि उसके चारों ओर जो सरफेस है उसकी, उस पर वायुमंडलीय फोर्स लगा हुआ है, इसलिए वो अपन को क्या दिखाई देती है, गोल। और होती भी क्या है, गोल ही होती है। देखो जब मान लो यहाँ पे कोई नल लगा हुआ है, ठीक है, इससे गिरेगी तो वो ऐसी दिखाई देगी, लेकिन फिर वो किस शेप में आ जाएगी, गोल शेप में आ जाएगी। फिर आगे चलो, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। देखो ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो माइक्रोफोन। कैसे, देखो मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या निकाली, ध्वनि निकाली, तो कौन सी एनर्जी हो गई, ध्वनि ऊर्जा हो गई। अब फ़ोन में जो माइक्रोफोन जो नीचे की साइड लगा होता है फ़ोन के, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। वो इसको कैच करेगा, ध्वनि ऊर्जा को कैच कर लिया, और उसने किस में चेंज कर दिया, इसको यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि ये अपने जो ध्वनि के उसने डाटा लिए हैं वो अपने पास रिकॉर्ड कर लिए, यांत्रिक ऊर्जा में वो संचित हो गए। फिर अगले को, दूसरे को भी सुनाना है अपन को, तो फ़ोन के अंदर प्रोसेस होगी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अपन को स्पीकर के माध्यम से दूसरे पर्सन को सुनाई देगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। तो
कौन चेंज करेगा? डायनेमो। आपने देखा होगा पवन चक्कियाँ कभी, तो पवन चक्कियों में क्या लगा होता है? डायनेमो ही लगा होता है। जब पवन चक्की घूमती है वो एक यांत्रिक ऊर्जा है, उसके साथ डायनेमो भी घूमेगा, नीचे लगा होता है, और उससे किसका उत्पादन करते हैं अपन? विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो आई थिंक आपको मैंने 13 क्वेश्चन तो सीधे डायरेक्टली बताए हैं, 5-10 क्वेश्चन और बताए। इस प्रकार मिला के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये अपनी साइंस है। साइंस में कौन सा पैटर्न लेके चल रहे हैं? फिजिक्स की क्वांटिटी ले रहे हैं अपन। तो अपन ने आज की क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे अपन। आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में छाप लेना, इनको नोट कर लेना। ये आपके फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाली है उनमें बहुत ही काम आने वाला है। एक मैं आपसे क्लास ख़त्म होने से पहले मैं आपसे 2 कमेंट बॉक्स में चाहूँगा कि एक वर्ड होता है RADAR, रडार हो गया, एक होता है SONAR, सोनार। ये किसके काम आते हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ कि आप इन पे रिसर्च करें कि ये वर्ड कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और इनका क्या यूजेज होता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, किस में यूज़ किए जाते हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।